तो हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 76 लेकर। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। बिकॉज़ गाइस, अपना ध्यान रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि थोड़ी बहुत लापरवाही अगर आपने की तो मेरी तरह आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आज आपने देखा ही था, जैसे कि मैंने इंस्टा स्टोरी भी लगाई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग से ही हो रहा था। फिर भी हम बाहर गए, मैंने मीटिंग्स अटेंड करी, कुछ वर्क किया एंड कुछ शोरूम्स पे भी विज़िट करा। और फाइनली मुझे काफ़ी सर्दी लग गई थी, क्योंकि बाइक्स पे बहुत मुश्किल हो जाता है सर्दियों में यार। मैंने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा था। मैंने रखा था शोरूम्स में मैंने इसलिए विज़िट करा था क्योंकि मेरी बाइक काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। तो एक नॉर्मल सी बाइक लेने का मेरा प्लान है। नॉर्मल से मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा वही अप्रॉक्स 1 लाख तक ले लेंगे, 1,20,000 तक की आएगी। पूरा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मॉडिफाई वगैरह करा करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो 1,20 तक ले लेंगे, 125 सीसी की लेंगे। खैर, वो तो बात की बात है, जब लेंगे तो बता देंगे। ज़्यादा दिन नहीं है, शायद मंडे को आ जाएगी। तो आप में से अगर कोई मेरी बाइक देखना चाहता है तो दिखा देंगे। बहुत हाई लेवल तो नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत हाई लेवल या सुपर बाइक्स नहीं लेनी है, क्योंकि अब भी मेरा बजट नहीं है। मुझे खुद से ही बाइक लेनी है। मैंने पहले भी खुद से ली थी, मैंने दूसरी भी मेरी खुद से लेनी है। तो कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा, डैड वैड से मुझे हेल्प लेने की आदत नहीं है घर से बिल्कुल भी। तो आप एक नॉर्मल सी बाइक चला लो, 1 लाख 2 लाख की 1.5 लाख की खुद ही चला लो, घर से ना लो। क्योंकि अभी 20 के बाद तो मेरा नहीं मानना है कि कोई घर से पैसे ले तो वो ज़्यादा ठीक होता है। अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए सभी को। तो अगर मंडे तक मेरी बाइक आ जाएगी तो आप, अगर किसी को देखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइक लवर है। मैंने देखा है कुछ लोगों की इमेज में बाइक्स लगी हुई हैं, और कुछ लोग की स्टोरी में भी मैंने कभी कभी ओपन करके देखा है, तो उसमें बाइक्स की इमेज वगैरह होती है। तो इससे आइडिया मिल जाता है। तो अगर किसी को देखना हो और जानना हो तो मुझे बता देना आप लोग। एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना करके दिखा देंगे आपको, थोड़ा सा फीचर्स वगैरह बता देंगे, तो आप चेक कर लेना। सब लोग खुश हो जाएंगे, हम भी खुश, आप भी खुश। आई नो आप मेरे लिए खुश तो होगी, मुझे खुशी है यार, छोटी सी ही सही, पर अपने आप से अगर कुछ करो ना तो छोटी सी अचीवमेंट भी काफ़ी बड़ी लगती है। बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आती है। तो मुझे खुशी है, सस्ती है पर ठीक है, खुशी है मुझे। तो फाइनली अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 2 दिन से स्टोरी पढ़ी नहीं है। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, कुछ सर्दी लग गई थी शायद, तो बहुत बुरा वाला दर्द हो रहा था सर में। बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे सजेशंस दिए थे, तो उनको थैंक यू सो मच गाइस। करीब अप्रॉक्स 84 लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि क्या क्या करना चाहिए। तो नहीं चला भाई, कुछ भी नहीं चला। फाइनली मुझे मेडिसिन्स लेनी पड़ी, और मैंने मेडिसिन्स लिया। फिर करीब 6 बजे सो गए थे, और जब सोकर उठे तो 9:30 बज चुके थे। मुझे पता ही नहीं चला, थकान भी हो रखी थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कब 9:30 हो गया। तो रात के 11 बजे अभी रिकॉर्डिंग शुरू करी है। वॉइस का मसला आएगा बीच बीच में आपको, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। शायद अब तो धीरे धीरे सुधार मुझे दिख रहा है स्टोरी में, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आने लगेगा तो नॉर्मल भी एपिसोड अच्छे लगेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से इस स्टोरी को 2 4 10 एपिसोड में, 10 तो नहीं, 10 के अंदर में ही 5 6 एपिसोड में अगर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है तो कर देंगे। बहुत लंबा नहीं जाएंगे, शॉर्ट कर देंगे, कट कट कर देंगे बीच में सीन्स। तो आप लोग बता देना कि क्या आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट्स में इसको जल्दी से कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि मेरा तो मन है कि मैं इसको जल्दी कंप्लीट करूँ, ताकि मेरी भी टेंशन थोड़ी सी कम होगी। और उसके बाद मेरी जो एक्साइटमेंट है, मेरी एक न्यू स्टोरी है, उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन उसको स्टार्ट तब करेंगे जब उसको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि मुझे बीच में कभी कोई इशू आए तो स्टोरी भूलने जैसा कुछ भी ना हो। अगर मेरे माइंड से स्टोरी थोड़ा सा निकल भी जाती है तो एटलीस्ट डायरी से देख करके याद आ जाएगा। तो चलिए फाइनली अब अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 3 4 मिनट इसी में निकल गया। मुझे समय का पता ही नहीं चला बात करते करते। मुझे लग रहा है बात करने के लिए अलग से छोटी छोटी वीडियोज़ डालनी पड़ेगी मुझे। तो इस वाली वीडियोज़ में आप मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम मुझे बात करना होगा तो छोटी छोटी वीडियोज़ डाल देंगे, फिर उसमें आपसे बातचीत कर लेंगे। आपके भी जो विचार्स होंगे मुझे पता चल जाएगा कि कौन क्या कहना चाह रहा है किस टॉपिक पे। मुझे भी हेल्प लेनी होगी तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बात करते करते पता ही नहीं चलता कितना समय निकल गया। तो अभी फाइनली इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ।
तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि फाइनली निया के सोकल प्लान की वजह से उसे सच्चाई पता चल गई और जो 4 किडनैपर्स थे उन्होंने फाइनली एक नाम लिया, मिस्टर विक्रम ओबरॉय। इस नाम के बारे में निया ने पहले कभी नहीं सुना था, हालांकि डेविड को काफ़ी अच्छे से पता था कि विक्रम ओबरॉय कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। निया और डेविड की इस बारे में काफ़ी देर तक बातचीत हुई और फिर उसके बाद वो कनिष्का के पास आ गई। तो ये था हमारा बहुत ही शॉर्ट में प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे हॉस्पिटल में निया, कनिष्का, रिया और विधि एक साथ बैठी थी और उनके लंच करने का समय हो गया था। उन चारों की मस्ती मजाक और आपसी प्यार ने इस मुश्किल हालात को भी काफ़ी खूबसूरत बना दिया। उन्हें देखकर ये ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इस टाइम किसी हॉस्पिटल के रूम में है। कनिष्का भी अब पहले से काफ़ी बेहतर फील कर रही थी और करे भी क्यों ना, उसके साथ उसकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लोग थे जो उसे हर हालत में खुश करना जानते थे। उधर दूसरी तरफ एक बड़े से रूम में डेविड बार बार इधर से उधर चक्कर काट रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी बात से काफ़ी परेशान है। उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। हालांकि ये सच था कि डेविड की परेशानी का कारण मिस्टर ओबरॉय थे, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि डेविड को उनसे किसी भी प्रकार का डर या ख़तरा था। वो जानता था कि यदुवंशी फैमिली और ओबरॉय फैमिली हमेशा से ही एक दूसरे की राइवल्स रही हैं, पर वो ये भी जानता था कि जब दो बड़ी शक्तियाँ आपस में टकराती हैं तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है। डेविड ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा था। एक ज़माना था कि जब वो अंडरवर्ल्ड में उसके नाम का डंका बजता था, लोगों के डेविड के नाम से पसीने छूट जाते थे। पर आज डेविड वो सब कुछ छोड़ रखा था। हालांकि फिर भी उसके पास एक अपनी बड़ी प्राइवेट आर्मी थी जिसका नाम एशियन किलर 07 था। इस आर्मी का गठन करीब 5 से 6 साल पहले कनिष्का और डेविड ने मिलकर के किया था। इसका बनाने का पर्पस किसी पर अटैक करना नहीं, बल्कि यदुवंशी फैमिली और उसके बिजनेस के ऊपर मंडरा रहे उन सभी खतरों का सामना करना था। हालांकि वो चीज़ें सब सही हो गई, लेकिन उसके बाद भी कनिष्का ने एशियन किलर का वजूद कायम रखा और अब उसकी कमांड डेविड के हाथ में थी। 01 से लेकर 07 तक वो प्राइवेट आर्मी कई हिस्सों में बटी हुई थी और जिसकी हर एक सीरीज़ में करीब 100 से 150 लोगों की ट्रिप थी जो हर तरह से किसी भी काम को करने में सक्षम और माहिर थे। हालांकि यदुवंशी फैमिली में इस समय बहुत बड़ा डिजास्टर चल रहा था, लेकिन फिर भी डेविड ने अभी किसी भी आर्मी को एक्टिवेट नहीं किया था और उसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो शहर में शांति चाहता था। उसे पता था कि जिन कामों को वो पहले असलहे की दम पर करता था वो आज बिना उसके यूज़ करे भी हो सकते हैं। अगर बात किसी को डिस्ट्रॉय करने की हो तो AK-07 के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर ये इंडिया था ना कि यूरोप। यूरोप की कंट्रीज़ में ऐसे पावरफुल ग्रुप का होना लाजमी था, वहाँ पर ऐसी चीज़ें आम थी, पर इंडिया में किसी पावरफुल ग्रुप का अंडरग्राउंड होकर के वर्क करना अपने कमरे में बैठकर हंसी के ठहाकों के बीच मस्ती मजाक कर रहे थे। कनिष्का को देखकर अब नहीं लग रहा था कि वो थोड़ा सा भी बीमार हो। उसे उन तीनों की कंपनी काफ़ी पसंद थी और वो उसे पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी। तभी रिया ने कनिष्का की तरफ थोड़ा सीरियस होकर के कहा, कनिष्का, क्या उन लोगों का पता चला जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? रिया काफ़ी सीरियस थी और उसकी ये बात सुनकर बाकी के 2 लोग भी सीरियस हो गए। कनिष्का ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसकी बजाय वो कुछ सोचने लगी
उसने रिया को बिना देखे हुए कहा, नहीं अभी तो नहीं, चल जाएगा पता, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। कनिष्का ने अपने चंद शब्दों के साथ इस बात को ख़त्म करने की कोशिश की, पर रिया इससे पहले कि कुछ कह पाती, विधि ने बीच में उन दोनों को टोकते हुए बोला, छोटी सी बात है? भला तुम इतनी बड़ी बात को छोटी सी बात कैसे कह सकती हो? कनिष्का, अगर उनकी बुलेट थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, और हमें नहीं लगता कि ये कोई छोटी बात है। विधि थोड़ा सा गुस्से में लग रही थी। कनिष्का ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कनिष्का की बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुई। उसने अपना गुस्सा करना जारी रखा, और उसका गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। उसने आगे कहा, कनिष्का, अगर ये जो तुम्हारे साथ हुआ हम तीनों में से किसी के साथ होता तो क्या तब भी तुम यही बात कहती कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं? और मुझे नहीं लगता कि मैं जिस कनिष्का को जानती हूँ वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से जाने देगी। विधि, रिया, तुम दोनों इस बात को ज़्यादा सीरियस ले रही हो। हाँ, ये छोटी बात नहीं है, लेकिन क्या हमें अभी इन सभी बातों से हटकर ठीक होने पे ध्यान नहीं देना चाहिए? और डेविड है ना, जो भी चीज़ें हैं वो संभाल लेगा, तुम लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कनिष्का की बातें विधि को समझ नहीं आई। आखिर कनिष्का क्या कहना चाहती थी? तुम लोगों से उसका क्या मतलब था? क्या वो रिया और विधि को इन सभी चीज़ों से अलग मानती थी? विधि ने कनिष्का की बातों को अलग वे में ले लिया। वो थोड़ा सा उदास लगने लगी। निया ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को भांपते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, विधि, कनिष्का का वो मतलब नहीं था। वो बस इतना कहना चाहती है कि अभी हमें ठीक होने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम इस बारे में ज़रूर पता लगा लेंगे कि इन सब के पीछे है कौन। और रही बात हम तीनों में से किसी एक के साथ ये सब होने की, तो तुम बिल्कुल सही थी। इसमें सिर्फ कनिष्का ही नहीं बल्कि मैं भी इन्वॉल्व हूँ। वो लोग मुझे ही किडनैप करने के लिए आए थे। निया की ये बातें सुनकर विधि हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे तो पहले लगा कि वो कोई कनिष्का के पर्सनल दुश्मन होंगे जो बस मौके की तलाश में यहाँ पर आए थे, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो लोग असल में निया के लिए वहाँ पर गए थे और कनिष्का बस निया को बचाते बचाते घायल हुई थी। विधि हैरानी से कनिष्का की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में उभर रहे उस सवाल को कनिष्का ने अच्छे से भांप लिया और उसने हामी में जवाब दिया। विधि और रिया को इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कनिष्का और निया सही कह रही हैं। अभी का वक्त सिर्फ उन्हें ठीक होने पर ध्यान देना था। मुझे लगता है कि वो जो कोई भी हो उसके लिए उनके पास बहुत सारा समय है। विधि को अचानक ये रियलाइज़ हुआ कि वो किस पे क्वेश्चन मार्क उठाने की कोशिश कर रही थी। क्या वो भूल गई कि अभी अभी वो जिसकी काबिलियत पे शक कर रही थी वो कनिष्का यदुवंशी है। उसे याद आया, कनिष्का वो इंसान है जिसने हर अच्छे बुरे वक्त में विधि, रिया और निया तीनों का साथ दिया है। वो किसी भी मामले में केयरलेस नहीं हो सकती। अगर उसने इस मैटर को यहीं पे छोड़ रखा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी, पर वो वजह क्या थी वो तो तभी पता चल सकती थी जब कनिष्का उन्हें बताए। खैर, उनके बीच का जो माहौल अभी कुछ देर पहले सीरियस हो चला था उसे निया ने थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करी। तो उन सबको टॉपिक से हटाने की कोशिश करते हुए उसने उन्हें अपने लाए हुए कुछ नए डिश ट्राई करने का ऑफ़र किया। अब सबका ध्यान फाइनली उस टॉपिक से हट चुका था और वो एक बार फिर से हंसने खेलने लगे। उधर लीज़ा ने ड्राइवर को हॉस्पिटल जाने के इंस्ट्रक्शंस दिए।
पर जब इस बात की उस ड्राइवर ने परमिशन डेविड से लिया तो उसने हॉस्पिटल में लीज़ा को लाने से मना कर दिया और इसके बजाय यदुवंशी पैलेस में उसके रुकने की व्यवस्था की गई। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ हो। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और देखते देखते इस घटना को 5 दिन गुजर गए। अब कनिष्का लगभग ठीक हो चुकी थी। वो अपने पैरों पे आराम से चलने में सक्षम थी। ना ही अब उसे किसी भी प्रकार की वीकनेस थी और ना ही अननेसेसरी कोई दर्द। हाँ, उसके कंधे का जख्म थोड़ा गहरा था और उसे ठीक होने में अभी काफ़ी वक्त लगने वाला था। मैं यूँ कह लें कि लगभग 1 महीने का वक्त इसमें आराम से निकल जाता। आज डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज करने की परमिशन दे दी। इस बीच जब से रिया और विधि हॉस्पिटल आई थी, उन्होंने यदुवंशी पैलेस में बिना कनिष्का और निया के जाने से साफ मना कर दिया। इसीलिए डेविड ने उनके रुकने की व्यवस्था उस हॉस्पिटल के ठीक सामने वाले होटल में की थी और वो इतने दिनों से इसी होटल में स्टे करती थी। लीज़ा भी अभी तक यदुवंशी पैलेस में ही थी और इस बीच उसकी मुलाकात कनिष्का से तो एक बार हुई थी, पर निया, विधि और रिया से एक भी बार नहीं हुई। ये बस एक इत्तेफाक ही था कि अभी ये 4 लोग एक दूसरे के सामने आना बाकी थे। आज घर के सभी लोग काफ़ी खुश थे बिकॉज़ उनकी ये अमावस की लंबी रात अब धीरे धीरे ख़त्म हो चली थी। लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे और डिस्चार्ज होने की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। उधर यदुवंशी पैलेस में कनिष्का के आने की खबर सबको मिल चुकी थी और इस बात का असर सभी के चेहरों पर साफ साफ दिख रहा था। सिया और वंश ने गार्ड्स के साथ मिलकर कुछ प्लान किया और उन्होंने पूरे यदुवंशी पैलेस को अंदर से डेकोरेट कर दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने जा रहे हों। देविका मॉम ने उनको बिल्कुल भी नहीं रोका। अब आंटी भी वापस आ चुकी थी। हालांकि वो आउट ऑफ कंट्री थी, लेकिन वो कितने दिनों तक कनिष्का से दूर रह सकती थी। दिल की कितनी भी बुरी हो, पर अपने अपने ही होते हैं। इतना ही नहीं, वो तो सिया और वंश का पूरी तरह से इस घर को डेकोरेट करने में साथ दे रही थी। उन्हें भी उतनी ही खुशी थी जितना कि देविका मॉम को थी। वो ज़ुबान की थोड़ी कड़वी ज़रूर थी, पर कनिष्का के लिए उनका दिल साफ था। आखिर यदुवंशी फैमिली में कनिष्का ही एक ऐसी इंसान थी जो फैमिली के साथ साथ बिजनेस की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सकती थी। लिविंग एरिया से लेकर के उस घर के किचन तक चारों तरफ चहल पहल थी। सिर्फ कनिष्का ही नहीं, बल्कि बाकी गेस्ट के वेलकम की तैयारी ज़ोरों शोर पे हो रही थी। देविका मॉम काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। उन्होंने कनिष्का और उसके दोस्तों की पसंद की सारी डिशेस तैयार करवा दी। उसके पर्सनल बेडरूम को पूरी तरह से डेकोरेट कर दिया गया। इवन निया और विधि के भी रूम को तैयार कर दिया गया था। ये पहली बार था जब रिया, विधि और दादाजी यदुवंशी पैलेस में अपने कदम रखने वाले थे। उन्हें अभी इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी जिस घर में रहती है वो दिखने में कैसा था। हॉस्पिटल की पार्किंग एरिया में यदुवंशी फैमिली के कार्स की लाइन लग गई और घर के सभी मेंबर्स रिया, विधि, निया, दादाजी और कनिष्का यदुवंशी फैमिली के लिए रवाना हो गए। करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद फाइनली उनकी कार यदुवंशी फैमिली के मेन गेट पर आकर खड़ी हो गई। देखते ही देखते वो बड़ा सा गेट, जो कि सेल्फ ऑपरेटेड था, धीरे धीरे खुला और एक एक करके वो छोटी सी गाड़ियों का काफ़िला अंदर की ओर बढ़ चला। जैसे ही एक एक करके सभी गाड़ियां अंदर आईं, मिस्टर कपूर की नज़रें उस
अंदर के नज़ारे को देखकर हैरान हो गई, या यूँ कह लें कि वो अपनी साइज़ से थोड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की थी। हालांकि उन्हें इस बात का पहले से ही अंदाज़ा था कि यदुवंशी फैमिली का रुतबा कोई छोटा मोटा नहीं था, लेकिन फिर भी जब उन्होंने अपनी आँखों से उनकी रहीशी का नमूना देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी आना लाज़मी था। वो दूर दूर तक अपनी नज़रें घुमाकर उनके प्रॉपर्टी का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं था, पर जिस घर को वो अपनी चमकती हुई आंखों से देख रहे थे, उससे उनकी बेटी का फ्यूचर जुड़ा था। हालांकि ये कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि उनकी बेटी के पास सब कुछ है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी उनके दामाद की होती तो शायद उन्हें पहले से ज़्यादा खुशी होती। खैर, ये आसान तो नहीं था, पर जो भी था, मिस्टर कपूर अब उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुके थे। एटलीस्ट ये कपूर हाउस से तो काफ़ी बेहतर था। रिया का अच्छा बुरा वो अच्छे से समझते थे। उन्हें पता था कि कपूर हाउस में रिया को जान को ख़तरा था, और वो बल्कि किसी बाहरी इंसान से नहीं। उसके जान के दुश्मन खुद उसके घर में थे। दादाजी ने एक लंबी आह भरी और वो अपने ख्यालों से बाहर आ गए। उधर दूसरी गाड़ी में विधि और रिया का भी एक्सप्रेशंस कुछ ख़ास नॉर्मल नहीं था। उन्हें भी देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो इन सभी चीज़ों से कितना ज़्यादा सरप्राइज़ हुई थी। रिया ये याद करने की कोशिश करने लगी कि किस तरह से कनिष्का ने अपने पास्ट के बारे में कभी भी कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, वो अपना 2 से 3 साल एक छोटे से रूम में बिना किसी परेशानी के निकाल सकता है। उन दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनकी नज़र गार्डन की तरफ गई। यदुवंशी पैलेस का गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसके रंग बिरंगे प्लांट्स अलग अलग कंट्री से मंगाए गए थे। गार्डन के हर एक कोने को बड़ी शिद्दत के साथ सजाया गया था। हालांकि कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं थी, पर वो गार्डन नेचुरल रूप से ही इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि उस पे आर्टिफिशियल डेकोरेशंस की ज़रूरत ही नहीं थी। विधि की नज़र बड़े से ग्राउंड के बीच में उस फाउंटेन पर गई। वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। ये दोपहर का समय था। जब सूरज की किरणें उस फाउंटेन पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गया हो। विधि इन सभी चीज़ों से काफ़ी इम्प्रेस लग रही थी। देखते ही देखते उनकी गाड़ियों का काफ़िला मेन गेट पर आकर रुक गया, और अब फाइनली सबकी नज़र यदुवंशी फैमिली पर गई। अंकल, आंटी, वंश, श्रिया और साथ ही साथ देविका मॉम गेट पर ही उन सब का इंतज़ार कर रहे थे। देविका मॉम के हाथ में आरती की थाली भी थी। ये हमारा इंडियन कल्चर है। जब हम किसी के लंबी उम्र की कामना करते हैं तो हम उसकी आरती उतार कर ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। देविका मॉम ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कनिष्का की आरती उतारने की तैयारी कर रखी थी। जल्दी ही उनकी गाड़ियाँ ठीक देविका मॉम के सामने आकर के रुकी और उस गेट का दरवाज़ा खोला। कनिष्का ने पूरे 1 हफ्ते बाद यदुवंशी फैमिली में अपने पैर रखे थे। वो इन सभी चीज़ों को काफ़ी मिस कर रही थी। जब देविका मॉम ने उसे देखा तो वो काफ़ी इमोशनल लगने लगी। उनकी काली और खूबसूरत आंखें अब लाल हो गईं और उन्होंने अपने आंसू भरी नज़रों से कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का ने एक हल्की सी स्माइल दी और
वहाँ मौजूद सभी बड़े लोगों को ग्रीट किया। एक एक करके सभी फैमिली मेम्बर्स बाहर आ गए और देखते ही देखते वो गाड़ियाँ वहाँ से चली गईं। जब वंश और सिया ने विधि और रिया को देखा तो वो थोड़ा सा खुश लगने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी मस्ती करने के लिए नए पार्टनर मिल गए हों। मॉम ने कनिष्का के साथ साथ बाकी लोगों की भी आरती उतारकर उनका घर में वार्म वेलकम किया। पर सभी लोग घर के अंदर जाते इससे पहले सिया और वंश चहकते हुए आए और वो लोग विधि और रिया के सामने खड़े हो गए। उन लोगों ने बंदर के बच्चों की तरह चहकते हुए अपनी दीदी को हक किया और फिर विधि और रिया को ग्रीट करते हुए अपना इंट्रो दिया। उन चारों को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि इनकी दोस्ती बहुत ही जल्द होने वाली थी। धीरे धीरे फाइनली सभी लोग अंदर गए और उनकी नज़र अंदर के नज़ारे पर पड़ी को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। उस डेकोरेशन में नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। कनिष्का को ये सब काफ़ी पसंद आया। हालांकि वो उसका ही घर था, पर इतने दिनों के बाद जब उसने अपने घर को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। अंदर का विशाल इंटीरियर देखकर विधि और रिया भी काफ़ी इम्प्रेस लग रही थी। हालांकि मिस्टर कपूर ने कुछ भी एक्स्ट्रा एक्साइटेड होने का दिखावा नहीं किया, पर विधि और रिया के चेहरे का एक्सप्रेशन छुपाया नहीं छुप रहा था। वो निया और कनिष्का के लिए काफ़ी खुश लग रही थी। दादाजी भी इन सभी चीज़ों से उतने ही ज़्यादा इम्प्रेस थे जितने कि बाकी लोग। कुछ देर पहले जो उनके मन में थोड़ा बहुत पछतावा था वो पूरी तरह से गायब हो गया। अब उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि भले ही उन्होंने अपनी बेटे के लिए दामाद न ढूंढा हो, पर यहाँ पर वो अपनी पूरी लाइफ काफ़ी खुश रहने वाली थी। वो सिर्फ एज ए गार्जियन ही सोच रहे थे, बाकी उनके मन में अभी भी किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं था। दादाजी अभी उस घर को इधर उधर नज़रें घुमाकर देख ही रहे थे कि उनकी नज़र सामने की दीवार पर टंगी उस बड़ी सी तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में कनिष्का और कुणाल एक साथ थे। उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो उस बेजान सी तस्वीर में भी साफ साफ झलक रही थी। दादाजी की नज़रें कुछ देर के लिए उसी फ़ोटो पर टिक गई। वो मन ही मन सोचने लगे उस पल के बारे में जब कनिष्का ने पहली बार सबके सामने कुणाल का जिक्र किया था। उन्होंने जब कुणाल की तस्वीर देखी तो उन्हें भी इस बात का काफ़ी बुरा लगा। जिस एज में वो थे वो यदुवंशी फैमिली में हर एक इंसान का दर्द आसानी से फील कर सकते थे। उन्हें पता था कि इस एज में जवान बेटे के खोने का गम क्या होता है। उनकी आंखों में भी उदासी छा गई। हालांकि इन सभी चीज़ों को काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन कुछ चीज़ें वक्त के साथ बदलती नहीं हैं, बल्कि वैसे की वैसे ही रहती हैं। हालांकि मिस्टर राघवेंद्र यदुवंशी इस चीज़ को भूल गए थे, ऐसा उनका दावा था। लेकिन जब उन्होंने मिस्टर कपूर की नज़रों का पीछा किया तो उन्हें इस बात का जल्दी एहसास हुआ कि वो किसे देख रहे थे। उन्होंने अपने उदास शब्दों के साथ कहा, वो मेरा पोता है। नहीं, वो दादाजी कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनके गले से शब्द बाहर नहीं आ सके। मिस्टर कपूर सारी चीज़ें समझ रहे थे तो उन्होंने दादाजी के हाथों पर हाथ रखते हुए उन्हें तसल्ली दी। वो समझ गए कि भले ही इस घटना को काफ़ी वक्त गुजर गया हो, पर मिस्टर यदुवंशी अभी भी इस गम से बाहर नहीं आ सके। अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि आखिर वो कनिष्का की खुशी के लिए
इस हद तक क्यों चले गए कि उन्होंने रातों रात अपनी बेटी की एंगेजमेंट की और उसे मुंबई अपने साथ लेकर आ गए। अब उन्हें ये सब बातें इत्तेफाक या अजीब नहीं लग रही थी, बल्कि उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे मिस्टर यदुवंशी की जगह पे अगर वो खुद होते तो वो भी कुछ ऐसा ही करते। जब तक इंसान किसी को खो न दे तब तक उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि जिन समाज, सोसाइटी और रीति रिवाजों की वजह से वो अपनी बच्चों की खुशियों का गला घोंटते हैं, वो बात इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं होती। खैर, कोई इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन मिस्टर यदुवंशी इस बात को अच्छे से समझते थे और यही वजह थी कि बिना किसी हेजिटेशंस के उन्होंने निया और कनिष्का के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। और आज जो छोटी मोटी कसर मिस्टर कपूर के दिल में रह गई थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने सही डिसीजन लिया। तो गाइस, आज का एपिसोड बस इतना ही रखेंगे और यकीन मानिए मेरा दिल तो और भी कर रहा था कि मैं थोड़ा सा लंबा एपिसोड रखूं, लेकिन मुझे इतना वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। हालांकि आज संडे है और हम फिर भी ऑफिस में हैं। दिन भर बाहर ही वक्त गुज़र गया। फाइनली थोड़ा सा समय मिला है तो मैंने स्टोरी रिकॉर्ड करी है और अब यहीं से इसको अपलोड करके फिर घर जाएंगे, वरना घर पे काफ़ी इशू हो जाता है नेटवर्क का। वीडियो लॉन्ग होने की वजह से अपलोड नहीं हो पाती बार बार। इनफैक्ट वीडियो करी थी 2 दिन पहले वाली, तो चौथी करके फाइनली अपलोड हुई। तो कभी कभी सिर्फ मेरा रिकॉर्डिंग का ही मसला नहीं होता, बल्कि यूट्यूब चैनल पे भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस स्टोरी को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दूं, ताकि मेरे चैनल पे कोई प्रॉब्लम आए भी तो ये स्टोरी पेंडिंग ना रहे। तो गाइस, आप लोगों से एक सजेशन लेना है, क्या मैं 1-2 पार्ट में जल्दी से जल्दी इस स्टोरी को ख़त्म कर दूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं कोशिश भी करूं तो इतना लंबा पार्ट अपलोड नहीं कर सकते, बिकॉज़ मुझे डर है इस बात का कि अगर अपलोडिंग में प्रॉब्लम हुई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 2, 4, 5 एपिसोड में हम इस स्टोरी को अब फिनिश्ड करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं लेकर के जाएंगे। इसके सीन्स को कुछ बीच बीच में कट कर देंगे और ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी तो इस चैनल की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे ख़त्म करके लेकर के आएंगे अपनी दूसरी स्टोरी। लेकिन वो भी कंप्लीट होने के बाद, जब पूरी तरह से वो स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे, ताकि मुझे कोई इशू ना आए और 1 घंटे आधे घंटे का भी समय मिल जाए तो स्टोरी रिकॉर्ड हो जाए और फिर थोड़ा समय निकाल के एडिट करके अपलोड कर दूँ। तो ये नई स्टोरी आएगी या नहीं, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि अभी इस स्टोरी को मैं कैसे कंप्लीट करूँ। कि जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता जाएगा हम इस स्टोरी को कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।